हेलो एवरीवन, मैं हूं विक्रांत ठाकुर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 3 द गंगा की एक्सरसाइजेज और उसके सॉल्यूशंस। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक्सरसाइज में कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में पार्ट ए में आते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेजेस एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो जो पैसेज है वो है आई हैव रिसीव्ड, यहाँ से लेकर इंडिकेटेड बिलो, और इसके साथ चॉइस में दूसरा जो पैसेज है वो है टू माई इन्यूमरेबल, यहाँ से लेकर रिटेन्ड और प्रिजर्व्ड यहाँ तक। तो इस पे बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन एंड ऑल्सो गिव द नेम ऑफ द राइटर। तो हमें बताना है कि जो ये पैसेज है ये किस चैप्टर से लिया गया है और उसके लेखक कौन है। तो इसका आंसर रहेगा The above noted passage has been taken from the lesson The Ganga, और इसको हमने कोट्स में लिया है, देखिए, and its writer is पंडित जवाहरलाल नेहरू। Question number 2, what does the author owe to his comrades and colleagues? यानी कि जो ऑथर हैं, जो लेखक हैं, वो अपने सहकर्मी और साथियों के प्रति किस चीज के कर्जदार हैं। तो इसका आंसर रहेगा To his comrades and colleagues, the author owes a very deep debt of gratitude. Debt माने कर्जा, DEBT, यहाँ पर भी साइलेंट है, debt of gratitude, यानी जो कृतज्ञता है, जो आभार है, उसका कर्जा, और बहुत गहरा कर्जा वो अपने ऊपर समझते हैं और वो उसको चुकाना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द डिजायर ऑफ द राइटर आफ्टर हिज डेथ। तो लेखक की क्या इच्छा है कि उनकी मृत्यु के बाद उनका क्या हो, उनके शरीर का। तो इसका उत्तर है इट इज द राइटर्स डिजायर दैट आफ्टर हिज डेथ, यह लेखक की इच्छा है कि उनकी मृत्यु के बाद हिज बॉडी शुड बी क्रेमेटेड, उनके शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाए। स्मॉल पार्ट ऑफ हिज एशेज शुड बी इमर्स्ड इन द गंगा। A small part of his ashes, यानी उनकी जो राख है शरीर को जलाने के बाद, जो राख है उसका एक छोटा हिस्सा गंगा में बहा दिया जाए। इमर्स मतलब बहा देना या डुबो देना। एंड द रिमेनिंग पार्ट शुड बी स्कैटर्ड ओवर द फील्ड्स, और बचा हुआ हिस्सा खेतों के ऊपर बिखेर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, Where should his ashes be sent? उनकी जो राख है उसको कहाँ भेजा जाए, कहाँ भेजी जानी चाहिए। His ashes should be sent to Allahabad, which is now प्रयागराज। तो उनकी इच्छा है कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी जो ashes हैं, जो राख हैं, उन्हें इलाहाबाद भेज दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 5, Point out those words used in the passage which have the following meanings. पैसेज में से हमें वो शब्द ढूंढने हैं, पॉइंट आउट करने हैं, जिनका ये अर्थ है। तो पहला है काउंटलेस। तो पैसेज में कौन सा वर्ड है जिसका मतलब काउंटलेस या अनगिनत है, वो है इन्यूमरेबल। इन्यूमरेबल, अनगिनत। और दूसरा वर्ड पुट टू फायर, यानी आग दे देना या आग में जला देना। तो वो कौन सा शब्द है जिसका ये मतलब है, वो शब्द है क्रेमेशन, यानी दाह संस्कार। पार्ट बी, बाय डिजायर टू हैव, यहां से लेकर वास्ट प्लेन्स बिलो, ये वाला जो पैसेज है इस पे बेस्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन एंड हु इज द ऑथर ऑफ द पैसेज। उस पाठ का नाम बताएं जिसमें से पैसेज लिया गया है और इसके ऑथर कौन है। The above noted passage has been taken from the lesson The Ganga. The author of the lesson is Pandit Jawaharlal Nehru. 2. Why is the author reminded of the snow-covered mountains on seeing the river Ganga? यानी on seeing the river Ganga, जो गंगा नदी है उसे देखने पर Why is the author reminded of, ऑथर यानी लेखक को स्नो कवर्ड माउंटेन्स की
बर्फ से ढके हुए पहाड़ियों की याद क्यों आ जाती है? तो इसका उत्तर है Whenever the author sees the river गंगा, जब भी जो लेखक हैं, जो रचयिता हैं, वो गंगा नदी को देखते हैं, he thinks, वो सोचते हैं, about the place of origin of the river, किस चीज के विषय में? वो सोचते हैं कि इस नदी का उद्गम जो है, वो उद्गम स्थल कहाँ है। और आप सभी जानते हो कि गंगा का जो उद्गम स्थल है वो गंगोत्री है, जो कि हिमालय में है। द गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री, गंगा जो है वह गंगोत्री नाम की जगह से आरंभ होती है। और ये जो गंगोत्री जगह है, विच इज अ प्लेस इन द स्नो कवर्ड पीक्स ऑफ द हिमालय माउंटेन्स, ये जो जगह है ये हिमालय के बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों के बीच है। Hence, इसी कारण he is reminded of the snow covered mountains, इसी कारण उन्हें स्नो कवर्ड माउंटेन्स की, बर्फ से ढकी हुई पहाड़ों की याद हो आती है, स्मरण हो आता है। क्वेश्चन नंबर 3, whose varying moods मतलब बदलते हुए मुद्राएं या स्वभाव, whose varying moods etc has the author referred to in the first paragraph of the passage, यानी पैसेज के पहले पैराग्राफ में जो ऑथर वेरिंग मूड्स की बात कर रहे हैं, वो किसको रेफर कर रहे हैं, किसको इंगित कर रहे हैं? तो इसका उत्तर रहेगा द ऑथर इज रेफरिंग टू द वेरिंग मूड्स ऑफ द रिवर गंगा। तो ऑथर जो है वो गंगा नदी के वेरिंग मूड्स यानी बदलते हुए स्वभाव और मुद्राओं के विषय में बात कर रहे हैं। इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज के पहले पैराग्राफ में, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन इट बी सेड दैट द रिवर गंगा रिप्रेजेंट्स इंडियाज कल्चर एंड सिविलाइजेशन? ऐसा कैसे कहा जा सकता है कि नदी गंगा भारत के कल्चर और सिविलाइजेशन, कल्चर यानी संस्कृति, सिविलाइजेशन यानी सभ्यता, तो कैसे कहा जा सकता है कि नदी गंगा जो है वो भारत की सभ्यता और संस्कृति को रिप्रेजेंट करती है? अर्ली सिविलाइजेशन स्टार्टेड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा, जो आरंभिक सभ्यता है वह गंगा नदी के किनारों पर आरंभ हुई। जो हमारी जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो, और भी जो सभ्यताएं थी उसके साथ साथ जनरली वो नदियों के आसपास, क्योंकि वहां पर किसान जो है वो नदी के जल से खेती कर सकते हैं, तो सभ्यताएं जो है वो जनरली नदी के किनारों पर ही स्टार्ट होती हैं। तो पीपल स्टार्टेड डूइंग एग्रीकल्चर एंड लिविंग इन कम्युनिटीज, तो लोगों ने एग्रीकल्चर यानी कृषि करना आरंभ किया और कम्युनिटीज में रहना आरंभ किया। कम्युनिटीज मतलब एक ग्रुप में, एक समाज में रहना स्टार्ट किया। Their customs always involved the river Ganga in one way or the other, और उन लोगों के जो कस्टम्स थे, जो रीति रिवाज थे, वो किसी ना किसी प्रकार से गंगा नदी से ही जुड़े हुए थे। चाहे वो गंगा में स्नान करना हो, या गंगा के जल की पूजा करनी हो, या खेतों को पानी देना हो, या अपने जो लोग मर जाते हैं उनका दाह संस्कार करना हो, तो नदी के किनारे पे हुआ करता था, तो वो उनकी लाइफ का हिस्सा थी और आज भी है। Thus it can be said, इस प्रकार यह कहा जा सकता है that the river Ganga represents India's culture and civilization, ये कहा जा सकता है कि जो गंगा नदी है वह भारत की सभ्यता और संस्कृति को रिप्रेजेंट करती है। क्वेश्चन 5, Find out the words from the passage which have the following meanings. पैसेज से हमें वो वर्ड्स ढूंढने हैं जिनके ये मतलब है। तो पहला है चेंजिंग, और चेंजिंग का मतलब बदलता हुआ, तो इसका जो वर्ड रहेगा वो होगा वेरिंग। आपको याद होगा हम वेरिंग मूड्स ऑफ गंगा की बात कर रहे थे। ओके, अगला वर्ड है लार्ज यानी बहुत बड़ा। वास्ट प्लेन्स की बात हो रही थी, हिमालय की तलहटी में। ओके, पार्ट सी, ये जिस पैराग्राफ पे बेस्ड है वो है द गंगा स्पेशली, यहाँ से लेकर हैज बीन कास्ट यहाँ तक।
क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन एंड वो इज द ऑथर ऑफ द लेसन। तो हमें बताना है कि जिस लेसन में से पैसेज लिया गया है उसके लेखक कौन है और उस लेसन का नाम क्या है। The above noted passage has been taken from the lesson The Ganga and the author of the lesson is Pandit Jawaharlal Nehru. What does the Ganga symbolize? गंगा क्या symbolize करती है, किस चीज की द्योतक है? The Ganga symbolizes India's age-old culture and civilization. तो जो गंगा है वह भारत के सदियों पुराने सभ्यता और संस्कृति को सिंबलाइज करती है, उनकी प्रतीक है। Why is the Ganga beloved of the Indian people? जो गंगा है वह भारतीय लोगों की प्यारी क्यों है? beloved यानी प्यारी। तो इसका उत्तर है The Ganga is the beloved of the Indian people. गंगा भारतीय लोगों की beloved है, प्यारी है, क्योंकि because She is an integral part of their lives. वह उन लोगों के जीवन का एक अभिन्न अंग है। Integral माने अभिन्न। Part of their lives, their culture and their customs. तो उन लोगों के जीवन का, उनकी सभ्यता का, उनके रीति रिवाजों का एक अभिन्न अंग है और इसीलिए वो लोगों की प्यारी है। Question 4. What does the Ganga remind पंडित नेहरू of? गंगा जो है वह पंडित नेहरू को किस चीज के विषय में स्मरण कराती हैं, किस चीज की याद दिलाती हैं? The Ganga reminds पंडित नेहरू of the snow-covered peaks and deep valleys of the Himalayas. गंगा रिमाइंड कराती हैं पंडित नेहरू को snow-covered peaks यानी बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों के विषय में और गहरी घाटियों के विषय में। किसकी गहरी घाटियां? हिमालय की, ऑफ द हिमालयंस। शी ऑल्सो रिमाइंड्स हिम, वह और भी कुछ चीज की याद दिलाती हैं और वो क्या है? शी ऑल्सो रिमाइंड्स हिम ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स वेयर ही स्पेंट अ मेजर पार्ट ऑफ हिज लाइफ। और गंगा नदी जो है वो उन रिच मतलब प्राकृतिक संपदा से भरपूर, एंड वास्ट यानी विशाल, प्लेन्स यानी जो मैदान है, जो हिमालय की तलहटी में जो प्लेन जो जगह होती है उसके विषय में बात हो रही है। तो नेहरू जी को, पंडित जी को वो उन मैदानों के विषय में भी याद दिलाती है जहां पर उन्होंने अपने जीवन का एक मेजर पार्ट स्पेंट किया यानी व्यतीत किया। Question number 5. Which words in the passage mean victory and mixed intimately? तो हमें पैसेज में से वो वर्ड ढूंढने हैं जिसका मतलब होता है विक्ट्री यानी कि विजय, और वो वर्ड कौन सा है? ट्रायम्फ। और दूसरा है मिक्स्ड इंटीमेटली यानी अच्छे से मिक्स हो जाना, और इसका जो वर्ड है वो है मिंगल। ये मिंगल शब्द वहां पे यूज होता है जब वो कहते हैं कि, पंडित जी कहते हैं कि उनकी जो राख है उसे खेतों के ऊपर बिखेर दिया जाए ताकि वो मिट्टी में अच्छे से मिंगल हो जाए या मिल जाए। पार्ट डी, स्माइलिंग एंड डांसिंग, यहां से लेकर ऑफ द फ्यूचर, ये वाला पैसेज। और इस पे आधारित क्वेश्चन 1 है राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द पैसेज हैज बीन सिलेक्टेड, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन। तो ये पैसेज जिस लेसन में से लिया गया है उसका नाम क्या है और इसके लेसन के ऑथर कौन है? The passage has been selected from the lesson The Ganga. The author of the lesson is Pandit Jawaharlal Nehru. Question 2. What does the Ganga look like during the monsoon? Monsoon के दौरान गंगा कैसी दिखाई देती है? During the monsoon, the Ganga looks like a roaring thing. मानसून के दौरान गंगा एक बहुत ही गर्जना करने वाली चीज की तरह दिखाई देती है, जस्ट लाइक अ पावरफुल एंड डिस्ट्रक्टिव सी। और जैसे कि जो पावरफुल एंड डिस्ट्रक्टिव समुद्र होता है, पावरफुल मतलब
शक्तिशाली, डिस्ट्रक्टिव मतलब विनाश करने वाला। तो जैसे शक्तिशाली और विनाशकारी समुद्र होता है, वैसी ही कुछ गंगा दिखाई देती है मानसून के दौरान। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर यानी लेखक के अनुसार व्हाट इज द सीन ऑफ गंगा लाइक, गंगा का दृश्य किस प्रकार का है इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, एंड व्हेन द इवनिंग शैडोज फॉल, और शाम के समय जब परछाइयां लंबी होने लगती है। तो इसका उत्तर है इन द मॉर्निंग यानी सुबह के वक्त, सुबह के समय, द गंगा अपीयर्स टू बी स्माइलिंग एंड डांसिंग, ऐसा प्रतीत होता है कि गंगा जो है वह मुस्कुरा रही है और डांस कर रही है डांस कर रही है। When the evening shadows fall, और जब शाम को परछाइयां लंबी होने लगती है, the गंगा appears to be dark, ऐसा प्रतीत होता है कि गंगा जो है वो बहुत डार्क हो गई है, gloomy उदास है, and mysterious और बहुत ही रहस्यमय है। Question number 4, how does according to the writer the Ganga look during the winter, यानी according to the writer लेखक के अनुसार how does the Ganga look, गंगा कैसी दिखाई देती है during the winter, सर्दियों के दौरान। According to the author, ऑथर के अनुसार during the winter, सर्दियों के दौरान, the Ganga looks like, गंगा दिखाई देती है like a narrow, slow and graceful stream, एक पतली या संकरी मंद गति से चलने वाली बहुत ही शालीन धारा प्रवाह के रूप में गंगा दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द सीन ऑफ द गंगा लाइक ड्यूरिंग द मॉनसून्स, मॉनसून के दौरान गंगा का दृश्य किस प्रकार का होता है। During the monsoon, the Ganga becomes vast, roaring and powerful just like the sea. मॉनसून के दौरान गंगा बहुत ही विशाल हो जाती है, बहुत ही गर्जना करने वाली हो जाती है और बहुत शक्तिशाली हो जाती है जैसे कि समुद्र होता है। क्वेश्चन नंबर 6, which words in the above noted passage give the synonyms of the following words, तो ऊपर जो पैसेज है उसमें से कौन से शब्द हैं जो निम्न के पर्यायवाची हैं। सी यानी समुद्र और उसका जो वर्ड है वो है ओशन, और रुइन यानी विनाश करना या विनाश हो जाना, डिस्ट्रॉय। पार्ट ई पे आते हैं, ये बेस्ड है उस पैसेज पे जो शुरू होता है एंड दो आई हैव से लेकर खत्म होता है इंस्पिरेशन फ्रॉम इट पर जाके। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन, उस लेसन का नाम बताइए जिसमें से ये पैसेज लिया गया है। एंड हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन, इसके लेसन के ऑथर कौन है। द अबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द गंगा, द ऑथर ऑफ द लेसन इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। Question number 2, what does the author want India to get rid herself of, author क्या चाहते हैं, यानी कि author के अनुसार भारत को किस चीज से अपने को छुटकारा लेना होगा, या author के अनुसार भारत को किस चीज से छुटकारा पा लेना चाहिए, और इसका उत्तर होगा द ऑथर वॉन्ट्स, ऑथर चाहता है कि वॉन्ट्स इंडिया टू गेट रिड ऑफ, ऑथर चाहता है कि भारत छुटकारा ले ले किन चीजों से, गेट रिड ऑफ शैकल्स ऑफ दोज कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, उन रीति रिवाजों और प्रथाओं की बेड़ियों से, शैकल्स यानी बेड़ियां, तो उन रीति रिवाजों और प्रथाओं की बेड़ियों से गेट रिड ऑफ छुटकारा ले ले, वो कस्टम्स और ट्रेडिशंस दैट सप्रेस एंड कंस्ट्रेन हर पीपल, वो प्रथाएं और रीति रिवाज जो
उसके लोगों को दबाते हैं और उनको कंस्ट्रेन करते हैं, मतलब लिमिट कर देते हैं, उनको बांध के रख लेते हैं। एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट, और बॉडी यानी शरीर का और मन का संपूर्ण विकास नहीं होने देते हैं। प्रिवेंट करना मतलब रोकना, ना होने देना। तो नेहरू जी चाहते हैं कि वो पीढ़ियाँ, वो कस्टम्स और ट्रेडिशंस, वो रीति रिवाज और प्रथाएं जो हमारे लोगों को दबाती हैं, भारत के लोगों को, और उनके विकास में बाधक है, उन प्रथाओं की बेड़ियों से भारत को छुटकारा ले लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, Why does the author not wish to cut himself off the past completely? जो ऑथर हैं वो किस कारण अपने आप को अपने या देश के भूतकाल से कंप्लीटली, पूरी तरीके से काट देना नहीं चाहते, नॉट विश टू कट हिमसेल्फ। तो इसका उत्तर रहेगा द ऑथर इज प्राउड ऑफ द ग्रेट कल्चरल इनहेरिटेंस ऑफ इंडिया। जो कथा के लेखक हैं, रचयिता हैं, वह भारत के महान कल्चरल मतलब सांस्कृतिक इनहेरिटेंस यानी धरोहर। तो जो ऑथर है वो भारत के महान सांस्कृतिक धरोहर, विरासत पर गर्व करते हैं। He is proud. He considers himself a link in the unbroken chain. वो अपने आप को समझते हैं, considers himself, क्या समझते हैं? A link in the unbroken chain. एक अनब्रोकन मतलब जो टूटी हुई नहीं है, बहुत लंबी जो एक श्रृंखला है, उसकी एक कड़ी यानी लिंक, अपने आप को एक कड़ी समझते हैं। और ये जो श्रृंखला है अटूट, ये किस चीज की श्रृंखला है? ये श्रृंखला है चेन ऑफ ट्रेडिशन दैट बिगन सेंचुरीज अगो। वो ट्रेडिशन है, वो संस्कृति है जो सदियों पहले शुरू हुई थी। He treasures it, यानी वो इसको बहुत संजो के रखते हैं। And seeks inspiration from it, और उससे इंस्पिरेशन लेते हैं। Hence, he does not wish to cut himself off the past completely. इसी कारण वह अपने आप को अपने पास्ट से, इस देश के पास्ट से कंप्लीटली यानी पूरी तरीके से काटना अपने आप को नहीं चाह रहे हैं। Question number 4. What is the conscious of? Okay, what is he conscious of? वो किस चीज को लेकर बहुत ही सचेत हैं। What does he mean by unbroken chain? और unbroken chain से उनका क्या अर्थ है? Whose link he himself is? जिसके कि वह है स्वयं एक लिंक या कड़ी। तो हम यहाँ वही बात कहेंगे जो अभी हमने कही। He is conscious of the fact. उन्हें इस फैक्ट का, इस तथ्य का जानकारी है, वो बहुत ही जागरूक है इस तथ्य के। क्या तथ्य? That he is a link in the unbroken chain, कि वह एक अटूट श्रृंखला की कड़ी है। अब जो अनब्रोकन चेन है, इससे इनका क्या मतलब है? By unbroken chain, he means the cultural inheritance of India. ब्रोकन चेन से, अनब्रोकन चेन से उनका तात्पर्य है भारत की सांस्कृतिक विरासत, where customs and values are passed from one generation to the next. और ये विरासत आगे कैसे बढ़ती है? जनरेशन टू जनरेशन, यानी एक जनरेशन के लोग जो रीति रिवाज हैं और जो वैल्यूज मतलब जिन लोगों को, जिन बातों को मान सम्मान दिया जाता है, जो इम्पोर्टेंट बातें होती हैं, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में सिखाई जाती है, और इस तरह से सांस्कृतिक विरासत आगे बढ़ती है। तो लेखक जो है उनका अनब्रोकन चेन से यही तात्पर्य है, भारत की सांस्कृतिक विरासत। एवरी जनरेशन इज अ लिंक बिटवीन द प्रीवियस एंड द नेक्स्ट जनरेशन। प्रत्येक जो जनरेशन है, वह जो पीढ़ी है, वह एक कड़ी होती है किन दो जनरेशन्स के बीच? एक जो उनसे पहली जनरेशन थी यानी उनके पिता माता पिता की जनरेशन, और जो आने वाली जनरेशन है यानी उनके बच्चों की जनरेशन।
तो उन दोनों के बीच की कड़ी होती है जो अभी की जनरेशन है, और इसीलिए एंड सो इज ही, और ऐसी ही कड़ी नेहरू जी यानी ऑथर जो है वो खुद भी थे, इसीलिए वो अपने आप को एक कड़ी कहते हैं। यानी नेहरू जी के अनुसार जो नेहरू जी से पहले वाली जनरेशन है और जो नेहरू जी की आने वाली जनरेशन है, उन दोनों की कड़ी है नेहरू जी। क्वेश्चन नंबर 5, पॉइंट आउट दोज टू वर्ड्स इन द पैसेज व्हिच हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स। तो हमें पैसेज से वो दो वर्ड्स ढूंढने हैं जिनके ये मतलब है। फेटर्स, फेटर्स का मतलब होता है बेड़ियां या बंधन या हथकड़ी, और जो पैसेज में वर्ड है वो है शैकल्स। दूसरा है एंशियंट बियॉन्ड मेमोरी, इतना पुराना कि आपको याद ही ना हो कि वो कितना पुराना है, कब शुरू हुआ। तो इसका जो पैसेज में जो वर्ड है वो है इममेमोरियल। ओके, अब आते हैं पार्ट बी पे, जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 60 वर्ड्स ईच। हमें 60 शब्दों से ज्यादा इनके उत्तर नहीं देने। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डज नेहरू कॉल द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया। नेहरू गंगा को भारत की नदी क्यों कहते हैं? और इसका उत्तर है नेहरू कॉल्स द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया बिकॉज, नेहरू गंगा को भारत की नदी कहते हैं क्योंकि शी सिंबलाइजेस इंडिया एंड हर पीपल, वह भारत और इसके लोगों की प्रतीक है। द गंगा रिप्रेजेंट्स द रिच कल्चरल इनहेरिटेंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। गंगा भारत के रिच कल्चरल इनहेरिटेंस यानी बहुत ही समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को रिप्रेजेंट करती है, की प्रतीक है। द गंगा इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लाइव्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। गंगा जो है वो भारत के लोगों के जीवन का एक अभिन्न अंग है। Their food, their customs, their festivals, their joys and sorrows are very much dependent on the Ganga. Their यानी भारतीय लोगों का, उनका भोजन, उनके रीति रिवाज, उनके त्योहार, उनकी खुशियाँ, उनके दुख, ये सब गंगा पर बहुत ही आश्रित है, उन पे डिपेंडेंट है, इसीलिए गंगा को रिवर ऑफ इंडिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, Why was Nehru deeply attached to the Ganga and the Jamuna? नेहरू जो है वो गंगा और जमुना से बहुत ही गहराई से क्यों जुड़े हुए थे? तो इसका उत्तर है नेहरू वॉज बोर्न एंड रेज्ड इन इलाहाबाद। नेहरू जी का जन्म और पालन पोषण इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद इज द प्लेस वेयर द गंगा एंड जमुना मर्ज। इलाहाबाद वह स्थान है जहां पर गंगा और जमुना नदियां जाकर मिलती हैं। Thus, इस प्रकार he was witness to the various modes and forms of the rivers. और इस प्रकार वह यानी नेहरू जी विटनेस थे, मतलब साक्षी थे, किस चीज के? दोनों नदियों के तरह तरह के वेरियस मोड्स एंड फॉर्म्स, दोनों नदियों के अलग अलग स्वरूप और मुद्राएं उन्होंने देखी थी, वो साक्षी थे। He had seen them calm and narrow in winters. उन्होंने उन नदियों को सर्दियों में बहुत ही शांत और संकरा देखा था, मॉनसून्स में बहुत ही वाइड और डिस्ट्रक्टिव देखा था। वाइड मतलब चौड़ा, डिस्ट्रक्टिव मतलब विनाशकारी। इन एसेंस यानी कि अगर हम ये निष्कर्ष निकालें, द गंगा एंड जमुना वर लाइक रियल पर्सन्स टू हिम, तो उनके हिसाब से गंगा और जमुना बिल्कुल वास्तविक व्यक्तित्व थे उनके जीवन में। Hence he became deeply attached to them, और इसी कारण hence वो उनसे बहुत ही गहराई से जुड़ गए थे। Question number 3, what were two important points which Nehru made in his will? वो दो मुख्य बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे जो उन्होंने अपनी वसीयत में कहे थे या इंगित किए थे? The two important points which Nehru made in his will are, वो दो महत्वपूर्ण बिंदु जो नेहरू जी ने अपनी विल में कहे वो हैं, पहला, his body should be cremated when he dies, जब वह मरे तो उनकी शरीर का उनका दाह संस्कार किया जाए। If he dies in foreign country, अगर वह विदेश में मरते हैं, then he should be cremated there, यहाँ पे
एन मिसिंग है, देन होगा यहाँ पे, तो उनका वहीं पर दाह संस्कार किया जाना चाहिए। और दूसरा पॉइंट था अ स्मॉल पार्ट ऑफ हिज एशेस शुड बी इमर्स्ड इन द गंगा एट इलाहाबाद। उनकी राख का एक छोटा हिस्सा इलाहाबाद में गंगा में बहा दिया जाए, विसर्जित कर दिया जाए। एंड द रिमेनिंग मेजर पार्ट, और बचा हुआ मुख्य भाग, बड़ा भाग, शुड बी स्कैटर्ड ओवर द फील्ड्स, खेतों के ऊपर बिखेर दिया जाए, सो दैट, जिससे कि इट मिक्सेस विद द इंडियन सॉइल, वह भारत की मिट्टी में मिल जाए, और एंड बिकम्स वन विद इट, और उसके साथ एकाकार हो जाए। क्वेश्चन 4, व्हाट डिड नेहरू डिजायर टू बी डन आफ्टर हिज डेथ? नेहरू ने क्या इच्छा की कि उनकी मृत्यु के बाद उनका क्या किया जाए? नेहरू डिजायर्ड, नेहरू ने, यहाँ पे ये देखिए डिजायर्ड जो है वो वर्ब की तरह यूज हो रहा है। नेहरू ने इच्छा की कि आफ्टर हिज डेथ, उनकी मृत्यु के बाद, हिज बॉडी शुड बी क्रेमेटेड, उनके शरीर का संस्कार, दाह संस्कार कर दिया जाए। He desired that a handful of his ashes, उन्होंने इच्छा की कि उनकी राख का एक मुट्ठी भर हिस्सा should be immersed in the Ganga at इलाहाबाद, इलाहाबाद में गंगा में विसर्जित कर दिया जाए। The remaining major part of his ashes, अब उनके जो राख का बचा हुआ बड़ा भाग था, should be taken up high in the sky, ऊपर ऊंचाई में, आसमान में ले जाया जाए, in an aeroplane, एक विमान में रखकर, and then scattered over the Indian fields, और फिर बिखेर दिया जाए भारत के खेतों के ऊपर, so that the ashes mingle with the soil, जिससे कि राख मिट्टी में मिल जाए, and become one with it, और उसके साथ एकाकार हो जाए। फोर्थ में ही चॉइस है, what did पंडित नेहरू like to be done, यहाँ पे be मिसिंग है, like to be done to his body after his death। नेहरू जी क्या चाहते थे कि उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर के साथ क्या किया जाए? ये बिल्कुल वही है जो हमने अभी आंसर दी। नेहरू desired that after his death his body should be cremated. He desired that a handful of his ashes should be immersed in the Ganga at Allahabad. नेहरू ने इच्छा की कि उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाए। He desired, उन्होंने इच्छा की, that, कि a handful of his ashes, मुट्ठी भर, उनकी राख का एक मुट्ठी भर हिस्सा, should be immersed in the Ganga at Allahabad, इलाहाबाद में गंगा में विसर्जित कर दिया जाए। The remaining major part of his ashes, उनकी राख का बचा हुआ बड़ा भाग, मुख्य भाग, should be taken up high in the sky, ऊपर बहुत ऊंचे ले जाया जाए आसमान में, in an aeroplane, एक विमान में रखकर, and then scattered over the Indian fields, और फिर भारत के खेतों के ऊपर बिखेर दिया जाए, so that the ashes mingle, जिससे कि जो राख है वह मिट्टी में अच्छे से मिल जाए, and become one with it, और उसके साथ एकाकार हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5, Did Nehru consider Ganga a holy river? क्या नेहरू गंगा जी को एक पवित्र नदी मानते थे? What is your own attitude to this river and why? आपका स्वयं का क्या एटीट्यूड है इस नदी के प्रति और क्यों? एटीट्यूड, एटीट्यूड का सही मतलब होगा एटीट्यूड, यानी आपका दृष्टिकोण। Attitude. तो व्हाट इज योर ओन एटीट्यूड, आपका स्वयं का दृष्टिकोण क्या है इस नदी के प्रति, और जो भी दृष्टिकोण है वह क्यों है? तो इसका उत्तर है, नेहरू डिड नॉट कंसिडर द गंगा अ होली रिवर। नेहरू गंगा को एक पवित्र नदी नहीं मानते थे। ही वॉन्टेड हिज एशेस टू बी इमर्स्ड इन द गंगा, वो चाहते थे कि उनकी राख, उनकी जो राख है शरीर को जलाने के बाद वो गंगा में विसर्जित कर दी जाए। क्यों? क्योंकि बिकॉज ही हैड बीन अटैच्ड टू इट सिंस हिज चाइल्डहुड, क्योंकि वो गंगा से अपने बचपन से ही बहुत गहराई से जुड़े हुए थे।
Being a Hindu and whatever I have heard from my parents, एक हिंदू होते हुए और जो कुछ भी मैंने अपने माता पिता से सुना है उस पर आधार करके I believe, मैं विश्वास करता हूँ that the Ganga is a holy river, कि गंगा एक पवित्र नदी है and is also sacred to our religion, और वो हमारे धर्म के लिए भी बहुत पवित्र है. It is believed that bathing in the Ganga facilitates moksha. ऐसा विश्वास किया जाता है. It is believed that bathing in Ganga, गंगा में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है. The water of this river is also considered to be pure. इस नदी का जल जो है वह बहुत ही प्योर माना जाता है, निर्मल माना जाता है, and having medicinal properties, और माना जाता है कि उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज यानी दवाइयों के भी गुण हैं. क्वेश्चन नंबर 6. What were the views of Pandit Jawaharlal Nehru about the river Ganga and about the people of the country? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के गंगा के विषय में क्या व्यूज थे, उनका क्या सोचना था, एंड अबाउट द पीपल ऑफ द कंट्री, और लोग, देश के लोगों के विषय में उनका क्या सोचना था, क्या दृष्टिकोण था. पंडित जवाहरलाल नेहरू कंसिडर्ड द गंगा टू बी द रिवर ऑफ इंडिया. पंडित जवाहरलाल नेहरू गंगा को भारत की नदी मानते थे. बिकॉज ऑफ इमेंस फेथ ऑफ इंडियन पीपल इन हर. क्यों मानते थे, क्यों, किस कारण? क्योंकि भारत के लोगों की अटूट श्रद्धा थी, है गंगा. The Ganga is a symbol of India's age-old culture and civilization. गंगा जो है वह भारत की सदियों पुरानी सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है. To him, उनके लिए यानी नेहरू जी के लिए, the religious sentiment, tradition and culture of Indian people is deeply attached to the Ganga and they worship her. तो नेहरू जी का मानना है कि भारत के लोगों की धार्मिक भावनाएं, उनके जो ट्रेडिशन है, रीति रिवाज चले आ रहे हैं और उनकी संस्कृति वह गंगा से बहुत डीपली जुड़ी हुई है और वे लोग गंगा की पूजा करते हैं. ये नेहरू जी को समझ में आ गया. क्वेश्चन नंबर 7. What is the significance of the Ganga for Nehru and for India? ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो हमने अभी ऊपर किया, बस थोड़े शब्दों का हेरफेर. तो गंगा का नेहरू के लिए और भारत के लिए क्या महत्ता है गंगा की. For नेहरू के लिए, the Ganga is like a person with whom he got immensely attached. गंगा के लिए, नेहरू के लिए गंगा एक व्यक्ति की तरह है जिनसे वो बहुत ही गहराई से जुड़ गए थे. immensely attached since his childhood in इलाहाबाद में अपने बचपन के समय से ही. According to him, उनके अनुसार, the Ganga is a symbol of, गंगा एक प्रतीक है किसका, of India's age-old culture and civilization, भारत के सदियों पुराने सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है. For India and her people, भारत और उसके लोगों के लिए गंगा is a deity. deity का मतलब है कि पूजनीय है, देवता या देवी. गंगा एक देवी है. Their religious sentiments, उनके धार्मिक भावनाएं, their traditions, उनके रीति रिवाज, their joys and sorrows, उनके सुख और दुख, their fields, उनके खेत and agriculture और कृषि, are deeply attached to her. ये सभी चीजें भारत के लोगों की गंगा से बहुत ही deeply attached हैं. They worship the Ganga. ये लोग गंगा की पूजा करते हैं. Question number 8. What does Nehru ji want India to get rid herself of? वो क्या चीज है नेहरू जी चाहते हैं कि भारत को उससे छुटकारा पा लेना चाहिए. Nehru ji wants India to get rid of the shackles of those customs and traditions. नेहरू जी चाहते हैं कि भारत उन बेड़ियों से छुटकारा पा ले
कौन सी बेड़ियाँ? द शैकल्स ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, वो कस्टम्स और ट्रेडिशंस, वो रीति रिवाज और प्रथाएं जो दैट सप्रेस एंड कंस्ट्रेन हर पीपल, जो उसके लोगों को दबाती है, उन्हें रोक के रखती है, उनका दबा के रखती है। एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट, और क्या करती है वो प्रथाएं? मानव के शरीर का और मन का संपूर्ण विकास होने से प्रिवेंट करती है, रोकती है, बाधा डालती है। ही इज टॉकिंग अबाउट, अब ये कौन सी प्रथाएं हैं? ही इज टॉकिंग अबाउट, वो बात कर रहे हैं द डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव है, बेस्ड ऑन कास्ट एंड रिलीजन, जाति और धर्म के आधार पर जो भेदभाव है। लैक ऑफ एजुकेशन, एस नहीं आना चाहिए, लैक ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा का जो अभाव है। स्टेटस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, समाज में जो महिलाओं की स्थिति है, ये सभी जो चीज़ें हैं, इन्हीं चीज़ों की बात कर रहे हैं। ये प्रथाएं जो हैं ये बेड़ियां हैं, और इन बेड़ियों से भारत को छुटकारा पा लेना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में ही चॉइस है, व्हाट डू यू कम टू नो अबाउट पंडित नेहरू? आप पंडित नेहरू के विषय में अब क्या जानने लग गए हैं? आफ्टर रीडिंग द लेसन, ये लेसन द गंगा पढ़ने के बाद अब आपने क्या जाना? आफ्टर रीडिंग द लेसन द गंगा लेसन पढ़ने के बाद वी केम टू नो, हमें ये ज्ञात हुआ कि दैट पंडित नेहरू वाज अ पीपल्स लीडर, पंडित नेहरू जो है वे लोगों के नेता थे, जनता के नेता थे। He was very grateful to his colleagues and also to the people of India. He was very grateful, वो बहुत ही आभारी थे to his colleagues, अपने साथियों के और साथ ही भारत के लोगों के लिए। Although he was not religious, हालांकि वह धार्मिक व्यक्ति नहीं थे, he found himself deeply attached to the Ganga. उन्होंने अपने आप को गंगा से बहुत ही गहराई से जुड़ा हुआ पाया। As he had seen her, जैसा कि, क्योंकि उन्होंने गंगा को देखा था, इन ऑल हर ग्लोरी, अपने जो रूप या ऐश्वर्य होता है उसे ग्लोरी बोलते हैं, तो अपने पूरे ऐश्वर्य में गंगा को देखा था। सिंस हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन से। He considered himself to be a link, वो अपने आप को एक कड़ी मानते थे, in the unbroken chain of great cultural inheritance of India, भारत के महान सांस्कृतिक विरासत की अटूट श्रृंखला में अपने आप को नेहरू जी एक कड़ी मानते थे। क्वेश्चन नंबर 9, in what way did Nehru desire his ashes to be disposed of? नेहरू जी इन what way यानी किस प्रकार से नेहरू जी ने इच्छा की कि उनकी राख का निस्तारण कर दिया जाए, डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। तो किस प्रकार से चाहते थे कि किस प्रकार से निस्तारण हो? तो इसका उत्तर है नेहरू डिजायर्ड, नेहरू ने इच्छा की दैट कि आफ्टर हिज डेथ, उनकी मृत्यु के बाद, हिज बॉडी शुड बी क्रेमेटेड, उनका शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाए। स्मॉल पार्ट ऑफ हिज एशेज शुड बी इमर्स्ड इन द गंगा एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में गंगा में इमर्स कर दिया जाए, यानी कि विसर्जन कर दिया जाए। स्मॉल पार्ट ऑफ हिज एशेज, उनकी राख का एक छोटा सा हिस्सा इलाहाबाद में गंगा में बहा दिया। द रिमेनिंग मेजर पार्ट, बचा हुआ मुख्य भाग, ऑफ हिज एशेज, उनकी राख का, शुड बी टेकन हायर, ले जाया जाना चाहिए, और ऊपर, इन द स्काई, आसमान में, इन एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन में, विमान में, एंड देन, और फिर, स्कैटर्ड ओवर द फील्ड्स, और खेतों के ऊपर बिखेर दिया जाए। कहाँ? जहाँ वेयर इंडियन फार्मर्स वर्क, जहाँ भारत के किसान काम करते हैं। कैसा काम करते हैं? वेरी हार्ड, बहुत कठोर परिश्रम करते हैं। जिन खेतों में, उन खेतों के ऊपर उन्हें रात को बिखेर दिया जाए। और वो बड़ी मेहनत क्यों करते हैं? टू फीड द नेशन, इस राष्ट्र का पेट भरने के लिए। He wanted his ashes to mingle with the Indian soil, वह चाहते थे कि उनकी राख भारत की मिट्टी में अच्छे से मिल जाए, मिंगल हो जाए।
एंड बिकम वन विद इट, और उसके साथ एकाकार हो गया। तो ये तो थे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब आते हैं पार्ट सी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 25 वर्ड्स ईच, यानी 25 शब्द से अधिक नहीं होने चाहिए इनके उत्तर में। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट टू नेहरू? नेहरू को जो सबसे कीमती तोहफा या गिफ्ट मिला था वो क्या था? The most precious gift to Nehru was the love and affection that he received from all the classes of people of India. तो नेहरू को जो सबसे प्रेशियस गिफ्ट मिला था वह भारत के लोगों के सभी वर्गों के लोगों का प्यार और स्नेह जो मिला था वही उनका सबसे कीमती गिफ्ट था। What does Pandit Nehru want to be done to his body after his death? पंडित नेहरू क्या चाहते थे कि उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर के साथ क्या किया जाए? पंडित नेहरू चाहते थे that his body should be, कि उनके शरीर का should be cremated after his death, मृत्यु के बाद उनके शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाए। If he died in a foreign country, अगर वह एक विदेश में मरते हैं, उनकी मृत्यु विदेश में होती है, then his body should be cremated there, तो उनका उसी देश में वही दाह संस्कार कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3, what does पंडित नेहरू seek from the past of India? सीख मतलब चाहना, तो पंडित नेहरू भारत के भूतकाल से क्या चाहते हैं, भारत के अतीत से क्या चाहते हैं? पंडित नेहरू seeks inspiration from the past of India. पंडित नेहरू भारत के पास्ट से इंस्पिरेशन चाहते हैं। इंस्पिरेशन मतलब प्रेरणा। As he considers himself, क्योंकि वह अपने आप को कंसिडर करते हैं, मानते हैं, to be a link, अपने आप को एक कड़ी मानते हैं। किस चीज में? Link in the unbroken chain of great Indian cultural inheritance. वह अपने आप को भारत की महान सांस्कृतिक विरासत की जो अटूट श्रृंखला है, अनब्रोकन चेन है, उसकी एक कड़ी मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द गंगा रिमाइंड पंडित नेहरू ऑफ? गंगा पंडित नेहरू को किसकी याद दिलाती है? द गंगा रिमाइंडेड पंडित नेहरू ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड डीप वैलीज ऑफ द हिमालयंस। गंगा पंडित नेहरू को हिमालय की गहरी घाटियों और बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों की चोटियों की याद दिलाती है। She also reminded him of the rich and vast plains below the Himalayas. साथ ही वह यानी गंगा याद दिलाती है हिमालय की तलहटी में जो विशाल मैदानी क्षेत्र है और जो प्राकृतिक संपदा से रिच है, उनकी याद दिलाती है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड नेहरू वांट हिज एशेस टू बी इमर्स्ड इनटू द गंगा? नेहरू क्यों चाहते थे कि उनकी राख गंगा में विसर्जित कर दी जाए? नेहरू वांटेड हिज एशेस टू बी इमर्स्ड इनटू द गंगा बिकॉज, नेहरू चाहते थे कि उनकी राख गंगा में इमर्स कर दी जाए, विसर्जित कर दी जाए, क्योंकि ही वांटेड टू पे हिज लास्ट होमेज, वह अपनी आखिरी अंतिम श्रद्धांजलि, होमेज यानी श्रद्धांजलि, देना चाहते थे टू इंडियाज ग्रेट कल्चरल इनहेरिटेंस, भारत की महान सांस्कृतिक विरासत को अपनी आखिरी श्रद्धांजलि देना चाहते थे। इसी कारण वे चाहते थे कि उनकी जो राख है वो गंगा में विसर्जित कर दी जाए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट ट्रेट्स ऑफ नेहरूज कैरेक्टर आर ब्रॉट आउट इन द लेसन? इस लेसन में नेहरू के कैरेक्टर के यानी चरित्र के कौन से गुण उभर कर आगे आते हैं इस पार्ट में? बेसिकली ये नेहरू जी का कैरेक्टर स्केच है, चरित्र चित्रण है। After reading the lesson, The Ganga, we came to know that Pandit Nehru was a people's leader. The Ganga lesson पढ़ने के बाद
हमें यह ज्ञात होता है, हमें यह पता चलता है कि पंडित नेहरू जो है वह जनता के नेता थे। He was very grateful to his colleagues and also to the people of India. वह अपने साथियों के प्रति और साथ ही भारत के लोगों के प्रति भी बहुत ही कृतज्ञ थे, आभारी थे। ग्रेटफुल यानी आभारी। Although he was not religious, हालांकि वह धार्मिक व्यक्ति नहीं थे, he found himself deeply attached to the Ganga. उन्होंने पाया अपने आप को गंगा से बहुत ही जुड़ा हुआ पाया। As he had seen her in all her glory since his childhood, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही गंगा को अपने सभी रूपों में पूरे ऐश्वर्य पर देखा था। He considered himself to be a link in the unbroken chain of great cultural inheritance of India. वह मानते थे अपने आप को एक कड़ी, किसमें? भारत की महान सांस्कृतिक विरासत की अटूट श्रृंखला में अपने आप को वो एक कड़ी मानते थे। Question number 7. What does the Ganga symbolize? गंगा किस व्यक्ति या किस वस्तु या किस चीज का प्रतीक है? The Ganga symbolizes India's age-old culture and civilization. गंगा भारत की सदियों पुरानी संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। She represents the sentiments of people of India. वह भारत के लोगों के भावनाओं का प्रतीक है। और ये सेंटिमेंट्स में आपके होप्स एंड फियर्स, जॉयज एंड सॉरोस, यानी उनकी आशाएं, उनके डर, उनके सुख दुख, ये सभी आ जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8. What according to पंडित नेहरू should India get rid of and why? पंडित नेहरू के अनुसार भारत को किन चीजों से छुटकारा पा लेना चाहिए और क्यों? According to पंडित नेहरू के अनुसार India should get rid of those customs and traditions. भारत को उन कस्टम्स, रीति रिवाज और प्रथाओं से छुटकारा पा लेना चाहिए that suppress and constrain her people, जो उसके लोगों को दबाती हैं और उन्हें बाधित करती हैं। These shackles, ये बेड़ियां, कैसी बेड़ियां, कौन सी बेड़ियां? जैसे लैक ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा का अभाव, कास्ट सिस्टम यानी जाति वाला जो सिस्टम होता है, जाति पाति जो होती है वह, पुअर स्टेटस ऑफ विमेन, औरतों की बहुत ही बुरी स्थिति समाज में, ये सब इत्यादि प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट। ये सब जो समस्याएं हैं, ये जो प्रथाएं हैं, कुप्रथाएं हैं, यही जो है वो मनुष्य के मन और शरीर के विकास में बाधा डालती है। और नेहरू जी चाहते थे कि भारत को इन सब से छुटकारा पा लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9. Why was पंडित नेहरू so much attached to the गंगा? पंडित नेहरू गंगा से इतने अटैच्ड, इतने जुड़े हुए क्यों थे? उन्हें इतना लगाव क्यों था? पंडित नेहरू was so much attached to the गंगा. पंडित नेहरू गंगा से इतने अधिक अटैच्ड या जुड़े हुए इसलिए थे because, क्योंकि he had witnessed the गंगा, उन्होंने गंगा को देखा था since his childhood in इलाहाबाद में अपने बचपन के दिनों से। He grew up watching her in all her glory. वह गंगा को अपने विभिन्न रूपों में संपूर्ण ऐश्वर्य पर उन्होंने बढ़ते हुए देखा था, या गंगा को देखते हुए वे बड़े हुए थे। He saw her calm and slow in winter. उन्होंने गंगा को सर्दियों में बहुत ही शांत और मंद देखा था और मानसून में बहुत ही गर्जना करता हुआ और विनाशकारी रूप में देखा था। He also observed Indian people's faith in her. और उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया, ये भी पाया कि इंडिया के जो लोग हैं, भारत के जो लोग हैं, उनकी जो गंगा में आस्था है, उसे भी नेहरू जी ने ऑब्जर्व किया, नोटिस किया।
Question number 10. Why did Nehru want the major portion of his ashes to be scattered over the field of India? नेहरू जी क्यों चाहते थे कि उनकी एशेस का, उनकी राख का एक बड़ा भाग भारत के खेतों के ऊपर बिखेर दिया जाए? नेहरू रेस्पेक्टेड द फील्ड्स एंड द फार्मर्स ऑफ इंडिया. नेहरू जो है वह भारत के किसानों के और खेतों की रिस्पेक्ट करते थे, उनका आदर करते थे. So in order to pay his respects, और इसी कारण सम्मान स्वरूप, and become one with the Indian soil, और भारत की मिट्टी के साथ एकाकार हो जाने के लिए he wanted the major portion of his ashes. वो चाहते थे कि उनकी राख का एक बड़ा हिस्सा जो है वो खेतों के ऊपर बिखेर दिया जाए. Question number 11. What was Nehru unable to repay to the Indian people? नेहरू भारत के लोगों को क्या वापस करने में, क्या लौटाने में असमर्थ थे? अनेबल थे मतलब असमर्थ थे. रीपे मतलब चुकाना, वापस करना. तो इसका उत्तर है नेहरू was unable to repay the debt of love. यानी नेहरू जो प्यार का जो कर्ज था, जो प्रेम और अफेक्शन का कर्ज था, कौन सा प्रेम एंड अफेक्शन? वो प्यार और स्नेह जो that he received from all the classes of people of India, जो उन्हें भारत के सभी वर्गों के लोगों से प्राप्त हुआ था. तो वो प्रेम और वो स्नेह का कर्ज था जो वो चुकाने में असमर्थ थे. Question number 12. What did Nehru receive from Indian people? नेहरू ने भारत के लोगों से क्या पाया? नेहरू received love and affection from the Indian people. नेहरू ने भारत के लोगों से प्रेम और स्नेह पाया. पार्ट डी में पहला है select the most suitable alternative to complete each of the following statements. Okay, तो हमें statements पूरे करने हैं. पंडित नेहरू wants that his ashes should be sent to. पंडित नेहरू चाहते हैं कि उनकी राख कहाँ भेजी जाए? Of course, इलाहाबाद. 2. Second, the Ganga especially is the river of. गंगा प्रमुख रूप से कहाँ की नदी है? किसकी नदी है? भारत की नदी है. किसी राज्य की नहीं है, किसी शहर की नहीं है, पूरे देश की नदी है. Question number 2. Say whether each of the following statements is true or false. बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है, सच है या झूठ है. पंडित नेहरू has received much love and affection from the Indian people. पंडित नेहरू ने भारत के लोगों से बहुत प्रेम और स्नेह प्राप्त किया है. सही बात है, ट्रू. पंडित नेहरू has been attached to the Ganga and the Jamuna rivers in the Allahabad ever since his childhood. बचपन से ही गंगा जमुना से जुड़े हुए हैं. सही बात है, ट्रू. He does not consider the Ganga as the symbol of India's past tradition. वह नहीं समझते, क्या नहीं समझते? वह गंगा को भारत के पास्ट ट्रेडिशन, यानी जो पुराना जो ट्रेडिशन है उसका प्रतीक नहीं समझते. गलत बात है, वो समझते थे. ये स्टेटमेंट फॉल्स है. पार्ट ई वोकैबुलरी. अब देखें शब्दकोश कहाँ तक पहुंचा है आपका. Question number 1. Fill in the blanks with suitable words selected from the list given below. तो इन वर्ड्स को में से एक सिलेक्ट करके हमें इनको fill in the blanks को भरना है. My desire to have a dash of my ashes thrown in the Ganga. Handful of my ashes. मुट्ठी भर राख. At Allahabad has no dash significance. तो मेरी ashes को गंगा में बहाने का कोई भी कौन सा अर्थ नहीं है? धार्मिक अर्थ नहीं है. Religious significance. Part second, the dash portion of my ashes should be disposed of. यानी मेरी जो राख है उसका एक बड़ा भाग जो है उसका निस्तारण हो जाना चाहिए. बड़ा भाग यानी मेजर पार्ट, मेजर. Third, he has been dashed to the Ganga and the Jamuna river since his childhood. वो बचपन से ही गंगा और जमुना से क्या थे? जुड़े हुए थे, यानी कि अटैच थे.
attached. क्वेश्चन नंबर 2, गिव द ऑपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। अब इनके हमें विलोम शब्द ढूंढने। इन्यूमरेबल का मतलब होता है अनगिनत, तो अनगिनत का उल्टा होगा वो जो गिना जा सके, यानी फ्यू, यानी थोड़ा सा। वास्ट यानी बहुत विशाल, और इसका छोटा होगा, इसका विलोम होगा टाइनी यानी छोटा सा। मेजर, माइनर, मेजर का मतलब बहुत बड़ा, माइनर का मतलब छोटा। स्मॉल या लार्ज या बिग। होली यानी पवित्र, और इसका उल्टा होगा अनहोली या इम्प्योर। क्वेश्चन 3 है, 3 का पार्ट 1 है, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विद द मीनिंग्स इन लिस्ट बी। तो लिस्ट ए में है प्रेशियस यानी कीमती, और इसका लिस्ट बी में हम क्या निकालेंगे, वैल्यूएबल। अबंडेंट यानी बहुत ही प्रचुर मात्रा में, ज्यादा मात्रा में अवेलेबल होना किसी चीज का, तो अबंडेंट का मतलब हो गया एम्पल, बहुत सारा। प्रिजर्व मतलब संभाल के रखना, कीप सेफ, केप्ट सेफ। अटैच्ड मतलब जुड़ा हुआ, यानी कि अनेक्स्ड। अनेक्स्ड जनरली आपने देखा होगा कई बार बुक्स में पीछे कुछ पेजेस होते हैं जिनको हम एनेक्शर बोलते हैं, तो एनेक्शर मतलब पीछे एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ। मिस्ट्री, मिस्ट्री मतलब कोई रहस्य यानी सीक्रेट। वास्ट मतलब विशाल, ह्यूज। क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट है, मैच द फॉलोइंग। अगेन लिस्ट ए और लिस्ट बी है, हमें मैच करने हैं। सैक्रेड यानी पवित्र यानी होली, प्रेशियस यानी कीमती यानी वैल्यूएबल, फेम यानी प्रसिद्धि यानी रेपुटेशन, एप्रिशिएट यानी कद्र करना, एडमायर। पार्ट 3 ये भी वही है। ग्रेविटी यानी गंभीरता, सीरियसनेस, मिस्ट्री यानी रहस्य यानी सीक्रेट, टॉयल्ड यानी कड़ी मेहनत करना यानी वर्क हार्ड, एनफ यानी बहुत यानी सफिशिएंट, वास्ट यानी विशाल यानी ह्यूज, पॉज्ड यानी रुका हुआ यानी स्टॉप्ड, विलिंग यानी इच्छुक यानी डिजायरस, हैगलिंग यानी मोलभाव करना यानी बार्गेनिंग करना, एंग्जाइटी यानी चिंता यानी अनसर्टेनिटी एंड फियर अबाउट द फ्यूचर, भविष्य के बारे में और डर होना, अनसर्टेनिटी यानी कुछ तय ना होना कि क्या होगा आगे, कुछ गलत ना हो जाए, रिजेंबल यानी मिलना किसी चीज से, जैसे शक्ल मिलना, टू लुक लाइक, क्रेमेटेड यानी दाह संस्कार यानी बर्न्ड इनटू फायर, स्कल्पचर यानी आर्ट ऑफ स्टोन कार्विंग यानी पत्थर को तराशने की जो कला है उसे स्कल्पचर कहते हैं। और ये बोल रहे हैं आपसे कि पंडित नेहरू ने एक किताब लिखी थी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसे आप पढ़ें। प्रोजेक्ट वर्क जो है वो क्लास के लिए है, ये हम नहीं करने वाले हैं, इसमें कुछ चार्ट वगैरह बनाने हैं। ओके, एक वर्कशीट है जिसमें एन एडजेक्टिव क्लॉज डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, वो शब्द जो संज्ञा की यानी नाउन की विशेषता बताते हैं, उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे मीठा आम, अब आम जो है वो संज्ञा है, एक वस्तु है, और कैसा आम है, मीठा आम है, तो आम की विशेषता बता रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि एक शब्द ही पूरी विशेषता बता देता है, और कई बार एक शब्द की जगह हम एक वाक्य को लेकर किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं, तो पूरा कई बार पूरा का पूरा वाक्य भी जो है वो एक एडजेक्टिव का या विशेषण का काम करता है। कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। I saw a boy, excuse me, I saw a boy who was running on the road. मैंने एक लड़के को देखा जो रोड पर भाग रहा था। अब हम ये भी कह सकते थे I saw a tall boy, मैंने एक लंबे लड़के को देखा था। टॉल जो है वो एडजेक्टिव यानी विशेषण होता है, लेकिन यहाँ पर हम लड़के की विशेषता कैसे बता रहे हैं, पूरे वाक्य से। Who was running on the road, ये वाक्य जो है यह
विशेषता बता रहे हैं उस लड़के की, तो यहाँ पे एक विशेषण का काम कर रहा है। इसी तरीके से आई बॉट अ बुक विच वॉज कॉस्टली, मैंने एक किताब खरीदी जो बहुत कीमती थी। कैसी किताब? कीमती किताब। तो किताब की विशेषता बताई जा रही है। ब्रिंग मी द बुक दैट इज लाइंग ऑन द टेबल, मुझे वो पुस्तक लेके आओ जो टेबल पर पड़ी हुई है। तो कौन सी किताब? वो किताब जो टेबल पर रखी है। तो ये किताब की विशेषता है। दिस इज अ गर्ल whom आई हैव एवर लव्ड, ये वो लड़की है जिसे मैंने हमेशा प्यार किया। तो लड़की की विशेषता बता रहे हैं, एक शब्द से नहीं बल्कि पूरे वाक्य से। तो ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं? वाक्यांश। एक्चुअली पूरे वाक्य नहीं है, वाक्यांश है। क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। तो इसी पे बेस्ड एक्सरसाइज है। कंबाइन ईच सेट ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सेंटेंस, यानी हमें दो सेंटेंस का सेट दिया गया है और इन्हें हमें जोड़कर एक सेंटेंस बनाना है। और क्या यूज करना है जोड़ने के लिए? एडजेक्टिव क्लॉज। तो आपके लिए मैंने कर दिया है। आई गेव हिम अ कैमरा, मैंने उसे कैमरा दिया। द कैमरा वॉज वेरी चीप, वह कैमरा बहुत चीप था। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो हम क्या हो जाएगा? आई गेव हिम अ कैमरा विच वॉज वेरी चीप। राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। ही बिलोंग्स टू अ गुड फैमिली, वह एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, संबंध रखता है। राम इज अ गुड बॉय हु बिलोंग्स टू अ गुड फैमिली, राम एक अच्छा लड़का है जो एक अच्छी फैमिली से संबंध रखता है। माई फादर गिव मी अ बुक, मेरे पिता ने मुझे एक किताब दी है। किताब दी। इट वॉज लॉस्ट, वो खो गई। तो वो किताब खो गई। आई लॉस्ट द बुक, मैंने वो किताब खो दी। कौन सी किताब? दैट माई फादर गिव मी, जो मेरे पिता ने मुझे दी थी। तो यहाँ पे हमने दैट का यूज किया है। आई हैव अ वॉच, मेरे पास एक घड़ी है। इट गिव्स करेक्ट टाइम, वो सही समय बताती है। आई हैव अ वॉच विच, मेरे पास एक घड़ी है जो सही समय बताती है। विच गिव्स करेक्ट टाइम। 5. अलादीन हैड अ लैम्प, अलादीन के पास एक लैम्प था, एक दिया था, एक दीपक था, चिराग था। द लैम्प ब्रॉट हिम एनीथिंग ही डिजायर्ड, वह लैम्प वो जो भी इच्छा करता था वो उसको लेकर आता था। तो इसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? अब यहाँ पे दिए की विशेषता है। अलादीन हैड अ लैम्प विच ब्रॉट हिम एनीथिंग ही डिजायर्ड, अलादीन के पास एक लैम्प था जो विच ब्रॉट हिम एनीथिंग ही डिजायर्ड। आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। इट इज वेरी फेथफुल, वो बहुत फेथफुल है, वफादार है। तो यहाँ क्या होना चाहिए? आई हैव अ डॉग हु इज वेरी फेथफुल, जो बहुत अच्छा। आप एक चीज देखिए, कहीं पे हम हु यूज कर रहे हैं, कहीं पे विच यूज कर रहे हैं, कहीं पे दैट यूज कर रहे हैं। तो क्या चीज कहाँ पे यूज होगी? जब लिविंग थिंग की बात होती है, जिसमें मतलब जीवन होता है, यानी कोई जानवर है या कोई व्यक्ति है, तो हम हु यूज करते हैं। और जब चीजों की बात होती है तो हमारे पास दैट और विच, ये दोनों चीजें होती हैं। हम दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। कुछ भी नहीं, दैट का अपना यूज है, विच का अपना यूज है। आई नो द बॉय हिज फादर इज अ डॉक्टर, मैं लड़के को जानता हूँ, इसके पिता एक डॉक्टर है। तो इसको कैसे जोड़ेंगे? आई नो द बॉय हुज फादर इज अ डॉक्टर, मैं लड़के को जानती हूँ जिसके पिता डॉक्टर है। हुज। आई सॉ ए बॉय, मैंने एक लड़के को देखा। ही वॉज ब्लाइंड, वो अंधा था। तो इसका क्या बनेगा? मैंने एक लड़के को देखा जो अंधा था। आई सॉ ए बॉय हु वॉज ब्लाइंड। रिटर्न द बुक आई गेव यू, वो किताब लौटाओ। कौन सी किताब? जो मैंने तुम्हें दी थी। तो इसका आप कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? वो किताब लौटाओ जो मैंने तुम्हें दी थी।
तो रिटर्न द बुक दैट आई गेव यू। ठीक है, यहाँ पे दैट आएगा, वही किताब लौटानी है और कोई नहीं, और उसे मुझे कोई मतलब नहीं, बस वही जो मैंने दी थी, दैट आई गेव यू। ही इज अ स्टूडेंट, वो एक स्टूडेंट है, विद्यार्थी है। आई गेव हिम माई बुक, मैंने उसे अपनी किताब दे दी। ही इज द स्टूडेंट whom I gave my book, यही वो स्टूडेंट है जिसे मैंने अपनी किताब दी। whom, जिसे, whom का मतलब जिसे, who का मतलब जो। Complete the following sentences by filling in the gaps with who, whose, which, whom. This is the person dash brought this message, यही वो व्यक्ति है जो ये मैसेज लेके आया है। जो यानी who। She is the only girl I have ever loved, यही वह एकमात्र इकलौती लड़की है जिसे मैंने प्यार किया। जिसे यानी whom। The writer dash I like most is प्रेमचंद, वह लेखक जिसे मैं पसंद करता हूँ। जिसे यानी whom। I do not know the man she was talking about, मैं उस आदमी को नहीं जानता जिसके विषय में वह बात कर रही है। जिसके या जिसे, whom। Where is the book dash I lent you yesterday, वो किताब कहाँ है जो मैंने तुम्हें दी थी। जो, अब जो में आना चाहिए who, लेकिन यहाँ पे किताब की बात हो रही है और वो भी इम्पोर्टेंट, वही किताब जो मैंने दी थी कल, that, तो यहाँ पे that आएगा। Where is the book that I lent you yesterday? Sixth, the man dash the police arrested, वह आदमी जिसे पुलिस ने अरेस्ट किया। whom। Seventh, you may occupy any chair dash is lying vacant, तुम कोई भी चेयर पे बैठ सकते हो जो खाली पड़ी है। अब जो मतलब who, लेकिन यहाँ पे चेयर की बात हो रही है तो जो की जगह आएगा that। Send me the papers dash you want me to sign, मेरे पास वो पेपर पहुंचा दो जो तुम साइन कराना चाहते हो। जो, who आना चाहिए लेकिन यहाँ पेपर्स की बात हो रही है तो that। I dislike a man dash tells lies, मैं ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करता जो झूठ बोलता है। तो जो यानी who। Please get me the tools dash I need for the job, कृपया मुझे वो टूल्स ला के दो जिनकी मुझे आवश्यकता है। ठीक है, that या जो मुझे चाहिए। दो, जो यानी who, लेकिन यहाँ पे टूल्स हैं जो कि निर्जीव है तो यहाँ पे आएगा that। Okay, combine each of the pair of sentences below, turning the underlined sentence into a relative clause। अभी relative clause क्या होती है? ये भी दो sentences को जब मिला के हम एक sentence बनाते हैं तो जो कम important वाला जो sentence है उसको हम वाक्यांश में convert कर देते हैं यानी clause में, उसको relative बोलते हैं। ये भी एक तरह की adjective clause ही होती है। A lady wrote this novel, she is expected here today, एक लेडी ने यह नॉवल लिखा है और उस लेडी का आज इंतजार हो रहा है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है वो ये बात की लेडी का इंतजार हो रहा है। अब ये लेडी कौन है? ये वो लेडी जिसने एक नॉवल लिखा है। तो इम्पोर्टेंट जो मेन क्लॉज है वो ये है, शी इज एक्सपेक्टेड हियर, और जो कम इम्पोर्टेंट है वो ये है, लेडी रोट दिस नॉवल। तो जब इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? द लेडी हु रोट दिस नॉवल इज एक्सपेक्टेड हियर टुडे, यानी वह लेडी जिसने ये लेटर लिखा है उसका आज इंतजार हो रहा है। इम्पोर्टेंट काम वो है कि ये इंतजार हो रहा है, ये इम्पोर्टेंट, इसीलिए ये मेन क्लॉज है, इसी से सेंटेंस शुरू हो रहा है। Some men were injured in the accident, एक्सीडेंट में कुछ आदमी घायल हो गए। They are still in the hospital, वो अभी भी हॉस्पिटल में है। तो यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट ये है कि वो अभी हॉस्पिटल में है। कौन हॉस्पिटल में? वो लोग जो एक्सीडेंट में घायल हो गए थे।
तो इम्पोर्टेंट ये वाला सेंटेंस है, तो ये यहां से हम शुरू करेंगे। द मैन हु वर इंजर्ड इन द एक्सीडेंट आर स्टिल इन द हॉस्पिटल। ठीक है, तो वो लोग जो कल घायल हो गए थे अभी वो हॉस्पिटल में है। अ बॉय sang द बेस्ट, एक लड़के ने सबसे बढ़िया गाया। ही वन अ मेडल, उसे एक मेडल भी मिला है। तो यहाँ पे आप देखें करीब ऐसा लगता है कि दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन्होंने बोला है कि अंडरलाइन जो है उसे हमें रिलेटिव बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? द बॉय हु वन अ मेडल sang द बेस्ट, वो लड़का जिसने मेडल जीता है उसने सबसे बढ़िया गाया था। इसको हम उल्टा भी कर सकते थे। अगर यहाँ पर अ बॉय sang द बेस्ट इसके नीचे अंडरलाइन होता तो उसको हमें रिलेटिव क्लॉज बनाना पड़ता। तो हम क्या कहते? हम कहते द बॉय हु sang द बेस्ट वन द मेडल, वो लड़का जिसने सबसे अच्छा गाया था उसने मेडल जीता। और अभी हम क्या कह रहे हैं? अभी हम कह रहे हैं कि वो लड़का जिसने मेडल जीता है उसने अच्छा गाया था। ओके, फोर्थ में कुछ मिस्टेक है। वी हैड बॉट एन ओल्ड कार, हमने एक पुरानी कार खरीदी थी। इट गेव अस नो एंड ऑफ ट्रबल, अब इस बात का कोई अर्थ ही नहीं निकलता। इट गेव अस नो एंड ऑफ ट्रबल, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। 5. He held a post in the बैंक, वह एक बैंक में एक पोस्ट पर है। It was one of the top posts in it, और वो जो भी पोस्ट है वो उस बैंक की टॉप पोस्ट में से एक है। तो हम क्या बनाएंगे इसका? He held one of the top posts in the bank। अब इसमें हम who, whose, which, that ही यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि मुझे लगता नहीं है यहाँ पे वहाँ इसको हम यूज कर सकते। तो ये स्पेशल सेंटेंस है। 6. बुद्धा अटेन्ड एनलाइटनमेंट अंडर अ ट्री, बुद्ध ने एक ट्री के नीचे एनलाइटनमेंट यानी ज्ञान प्राप्त किया। इट इज कॉल्ड द बोधि ट्री, उस ट्री को, उस पेड़ को, उस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाता है। तो इस सेकंड वाले को हमें रिलेटिव बनाना है। बुद्धा अटेन्ड एनलाइटनमेंट अंडर अ ट्री which is called the Bodhi tree. He spoke on a subject, उसने एक विषय पर बात की। He had studied it very well, उसने वह विषय अच्छे से पढ़ा था। He spoke on the subject that he had studied very well, उसने उस विषय पर बात की जिसके विषय में उसने पढ़ रखा था, अच्छे से पढ़ा था। ओके, अब कॉम्प्रिहेंशन में एक अनसीन पैसेज है, और मैं पहले भी कहता हुआ आया हूँ कि अनसीन पैसेज पढ़ने से पहले आप उसके क्वेश्चंस पढ़ें। क्वेश्चन से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको किन किन पॉइंट्स का विशेष ध्यान रखना है, क्या चीज़ है जो आपको पैसेज में ढूंढ के निशान लगा के रखनी है, क्योंकि वहीं पे आपको आंसर मिलने वाला है। तो इसीलिए पहले क्वेश्चन पढ़ें फिर पैसेज पढ़ें। तो क्वेश्चन 5 है हमारे पास। पहला है व्हेन वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल बोर्न, यानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ था। वाई डिड हर पेरेंट्स नेम हर फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उनके माता पिता ने उनका नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्यों रखा था। वॉट डिड फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉन्ट टू डू, फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्या करना चाहती थी। वाई वॉज फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉल्ड द लेडी विद द लैम्प, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प क्यों कहा जाता था। लेडी विद द लैम्प यानी लालटेन वाली औरत, या लालटेन कह सकते हैं, दिया कह सकते हैं। गिव द पैसेज अ सूटेबल टाइटल, और इस पैसेज को एक हमें सूटेबल यानी सूटेबल का हिंदी में क्या अर्थ होगा, डिफाइन सूटेबल यानी उपयुक्त, राइट। तो हमें एक उपयुक्त शीर्षक या टाइटल ढूंढना है इसके लिए।
तो चलिए हमें ये कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होंगी, कब जन्म हुआ, उनके पेरेंट्स क्यों कहते थे नाइटिंगेल, क्या करना चाहती थी, लेडी विद द लैम्प क्यों कहते थे। ओके, अब पैराग्राफ पे आते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न ऑन 15th of May 1820। ये लीजिए आपका जवाब यही मिल गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 15 मई 1820 में इटली में फ्लोरेंस नाम की जगह पे हुआ था। एंड हर पेरेंट्स कॉल्ड हर आफ्टर द सिटी वेयर शी वाज बोर्न। और उनका नाम फ्लोरेंस क्यों रखा गया था? उस शहर के नाम पर जिस शहर में उनका जन्म हुआ था। हर सोल एम्बिशन, सोल यानी एकमात्र, एम्बिशन यानी अभिलाषा, उनकी इच्छा जो थी एकमात्र, was to be a nurse, वह एक नर्स बनने की इच्छा थी। एंड सो, और इसीलिए she gave up all thoughts of marriage and personal happiness, और इसीलिए उन्होंने give up मतलब त्याग दिया सभी विचार, किस चीज के विचार? शादी के और पर्सनल हैप्पीनेस, और जो खुशियां होती हैं एक आदमी की, उन खुशियों को भी उन्होंने त्याग दिया। She spent years visiting hospital after hospital, और हॉस्पिटल के बाद हॉस्पिटल विजिट करते हुए उन्होंने सालों व्यतीत कर दी। And that all were as comfortable as possible. Okay, मैंने कुछ गलत कर दिया, मैं मिस कर गया। Okay, hospital after hospital, day and night यानी दिन और रात। She visited every bed in the hospital, वह हॉस्पिटल के हर एक बेड तक जाती थी, to see, देखने के लिए, that no patient was neglected, कि कोई भी पेशेंट की उपेक्षा ना की गई हो। and that all were as comfortable as possible, और सभी जो वहाँ पे पेशेंट थे वो यथासंभव आराम से रह रहे थे। However, she might have worked all day, उन्होंने दिन में कितना भी कठिन श्रम किया हो, every night, फिर भी हर रात, she would take her lamp, वो अपना दिया लेती थी, अपनी लालटेन लेती थी, and move from bed to bed, और एक बेड से दूसरे बेड तक वो घूम घूम के पेशेंट्स को देखती रहती थी। The lady with the lamp, the soldiers called her। अब ये जो सैनिकों की बात हो रही है, ये ऐसा लगता है कि कोई युद्ध हुआ था जिसमें जो घायल थे सैनिक, उनको हॉस्पिटल्स में रखा गया था, और जो पेशेंट थे वो सोल्जर्स थे। तो वो सोल्जर्स कहते थे उनको द लेडी विद द लैम्प, क्योंकि वो रात में दिया लेके घूमती रहती थी, इस बेड से उस बेड, इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल। एंड दैट इज द नेम by which the world has remembered her ever since। और ever since यानी उस समय से, यानी तब से लेकर दुनिया या संसार उनको किस नाम से जानता है? The lady with the lamp। तो अब हम क्वेश्चन के आंसर्स पे आते हैं। When was Florence Nightingale born? Florence Nightingale was born on 15th of May 1820 at Florence in Italy। Why did her parents name her Florence Nightingale? Her parents named her after the city of Florence in Italy where she was born। उनके पेरेंट्स ने उनका नाम उस शहर के नाम पर रखा था, फ्लोरेंस नाम के शहर के नाम पे रखा था, जहाँ वो पैदा हुई थी, इटली में। What did Florence Nightingale want to do? फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्या बनना चाहती थी, क्या करना चाहती थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल वांटेड टू बिकम अ नर्स, वो एक नर्स बनना चाहती थी। एंड टेक केयर ऑफ द पेशेंट्स एंड कंफर्ट देम, पेशेंट्स की केयर करना चाहती थी, उनकी देखभाल करना चाहती थी और उनको आराम देना चाहती थी। Why was Florence Nightingale called the lady with the lamp? उनको लेडी विद द लैम्प क्यों कहा जाता था? Every night Florence Nightingale used to take the lamp, हर रात फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक लैंप लेती थी, एंड मूव फ्रॉम बेड टू बेड, और घूमती थी बेड से बेड, एक बेड से दूसरे बेड तक, घायल सोल्जर्स को कंफर्ट देने के लिए, आराम देने के लिए। दैट इज वाई, इसीलिए द सोल्जर्स यूज्ड टू एड्रेस हर, जो सैनिक थे उनको क्या कह के बुलाते थे? द लेडी विद द लैंप। गिव द पैसेज अ सूटेबल टाइटल, इस पैसेज का शीर्षक जो है उपयुक्त क्या हो सकता है? A suitable title for the passage can be The Lady with the Lamp। इस पैसेज का टाइटल Lady with the Lamp ही होना चाहिए, वही हो सकता है।
ओके, तो इस तरह से चैप्टर 3 हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप ये आपको समझ में आया हो। अगर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स एंड बाय।